स्टोरी ऑर्बिट के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शेक्सपियर के एक बहुत ही कह सकते हैं मशहूर और मज़ेदार नाटक ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल पर थोड़ी गहरी नज़र डालेंगे। ये वो कॉमेडी है जिसमें आपको पहचान की अदला बदली मिलेगी, प्यार के उलझे हुए धागे हैं और हाँ, ज़बरदस्त हास्य भी है। हमारे पास ना आर्डन शेक्सपियर संस्करण है इसका, इनेस और पियर्स ने संपादित किया है। उसके कुछ अंश हैं। तो आज का हमारा मकसद है कि इन अंशों से नाटक के जो मुख्य विचार हैं, किरदारों के दिलचस्प पहलू हैं और कहानी की जो अहम मोड़ हैं, उनको समझें। तो चलें इलेरिया की दुनिया में। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है इलेरिया से, जहां ड्यूक ऑर्सिनो है। हाँ, और ड्यूक साहब तो मतलब प्यार में पूरी तरह डूबे हुए हैं। चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। और उनका पहला ही संवाद है ना, अगर संगीत प्रेम का भोजन है तो बजने दो। हाँ, ये तुरंत बता देता है कि वो कितने नाटकीय हैं, शायद थोड़े दिखावटी भी। ऐसा लगता है जैसे वो प्रेम में होने के विचार से ज्यादा प्यार करते हैं। सही कहा। वो अपनी तुलना एक्टियन से करते हैं, वो पौराणिक शिकारी जिसे हिरण बनाकर उसी के कुत्तों ने मार डाला था। ये उनके जुनून की तीव्रता दिखाता है, पर शायद थोड़ी आत्मकेंद्रितता भी। और उनका निशाना है काउंटेस ओलिविया। लेकिन ओलिविया वो तो उपलब्धि नहीं है। जी, वो अपने भाई की मौत के शोक में है। वैलेंटाइन आकर बताता है कि ओलिविया ने कसम खाई है कि वो 7 साल तक अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी, पर्दे में रहेगी, बिल्कुल एक मठवासिनी की तरह। ड्यूक का इस पर रिएक्शन भी बड़ा दिलचस्प है। वो सोचते हैं कि अरे, अगर वो एक भाई के लिए इतना शोक कर सकती हैं, तो सोचो जब वो सच में प्यार करेंगी तो कितना गहरा प्यार करेंगी। हाँ, ये फिर से उनके प्रेम को समझने का तरीका दिखाता है। सब कुछ बहुत तीव्र, बहुत भव्य। इसी माहौल में एंट्री होती है हमारी नायिका वायोला की। एक जहाज के टूटने के बाद वो इलेरिया के तट पर पहुंचती है और उससे लगता है कि उसका जुड़वा भाई सेबेस्टियन वो डूब गया है, शायद इलीसियम पहुंच गया, वो कहती है। ये भाई बहन का बिछड़ना ही एक तरह से नाटक के पूरे भ्रम की नींव रखता है ना। बिल्कुल। लेकिन जहाज का कैप्टन उसे थोड़ी उम्मीद देता है। वो कहता है कि उसने शायद सेबेस्टियन को जहाज के टूटे मस्तूल से बंधकर लहरों पर तैरते देखा था, जैसे एरियन डॉल्फिन की पीठ पर अभी के लिए वायोला अकेली है और उसे ओलिविया की तरह शोक में डूबी महिला की सेवा में नहीं जाना, तो वो एक योजना बनाती है। हाँ, और वो योजना काफी अनोखी है। वो एक पुरुष का भेष बदलेगी सिजेरियो और ड्यूक ऑर्सिनो की सेवा करेगी। इसमें कैप्टन उसकी मदद करता है। ये भेष बदलना सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि पहचान, लिंग, इन सब मुद्दों पर भी सवाल खड़े करता है। सही कहा। ये दिखावा बनाम वास्तविकता का जो थीम है, वो यहीं से शुरू हो जाता है। वायोला का बाहरी रूप सिजेरियो और उसकी अंदर की सच्चाई, एक महिला जो ड्यूक से प्यार करने लगती है, इसी तनाव पर कहानी चलती है। अच्छा, अब चलते हैं ओलिविया के घर। वहां माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ हैं सर टोबी बेल्च, ओलिविया के चाचा, जो पीना पसंद करते हैं, मस्ती करना पसंद करते हैं। हाँ, जिंदगी का मजा लेने वाले। और उनके साथ हैं सर एंड्रू एग्यूचिक, एक मूर्ख नाइट जिसे सर टोबी ओलिविया से शादी करवाने के बहाने लाए हैं, शायद उसके पैसे के लिए। 3000 डुकात सालाना, है ना? हाँ, और सर एंड्रू अपने मूर्खता का बखान खुद ही करते हैं। कहते हैं कि बीफ खाने से उनकी बुद्धि कम होती है और बालों की चिंता करते हैं। और वहां मारिया भी है, ओलिविया की चतुर दासी। इन दोनों के बीच की बातचीत भी मजेदार है, खासकर जब मारिया अकॉस्ट शब्द का मजाक उड़ाती है। ये तीनों, सर टोबी, सर एंड्रू और मारिया, और बाद में फैबियन, ये मिलकर नाटक का वो हास्य वाला हिस्सा, सब प्लॉट बनाते हैं। जी, और ये मुख्य कहानी के रोमांटिक तनाव से एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है। ये व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच का तनाव भी दिखाता है। सर टोबी और उनके साथी मौज मस्ती के प्रतीक हैं। उधर ड्यूक, वो सिजेरियो यानी वायोला से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उसे अपना प्रेम दूत बनाकर ओलिविया के पास भेज देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ड्यूक सिजेरियो की थोड़ी स्त्री जैसी सुंदरता का जिक्र करते हैं, डायाना का होंठ, जो असल में वायोला की सच्चाई है। हाँ, और यहीं पर वायोला मन ही मन कहती है, मैं जिसकी भी वकालत करूं, मैं खुद उसकी पत्नी बनना चाहूंगी। ये तुरंत उस प्रेम त्रिकोण को सेट कर देता है। ड्यूक ओलिविया से प्यार करते हैं, ओलिविया जल्द ही सिजेरियो से प्यार करने लगेंगी, और वायोला सिजेरियो ड्यूक से। क्या उलझन है। ओलिविया के घर पर सिजेरियो का सामना पहले होता है फेस्टे से, विदूषक से। फेस्टे सिर्फ मजाकिया नहीं है, वो बहुत बुद्धिमान है।
वो अपनी चतुराई से ओलिविया को ही मूर्ख साबित कर देता है कि वो अपने भाई के लिए शोक क्यों कर रही है अगर वो स्वर्ग में है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे मूर्ख यानी फूल अक्सर नाटक में सबसे समझदार बातें कह जाते हैं। फिर आता है मैलवोलियो, ओलिविया का घमंडी स्टुअर्ट। ओलिविया खुद कहती है कि वो आत्म प्रेम का बीमार है। मालवोलियो मतलब व्यवस्था, नियम, गंभीरता, जो उसे सर टूबी और उनकी पार्टी गैंग का दुश्मन बना देता है, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। ओलिविया पहले तो सिजेरियो से मिलने से मना करती है, लेकिन मैलवोलियो के बताने पर कि ये दूध कितना अड़ियल है और कैसा दिखता है, न आदमी जितना बूढ़ा न लड़का जितना जवान, तो वो मान जाती है। ओलिविया और सिजेरियो के बीच की बातचीत बहुत चातुर्य भरी है। ओलिविया अपना घूंघट हटाकर पूछती है, क्या ये ठीक बना है? और वायोला का जवाब, बहुत बढ़िया, अगर सब भगवान ने किया है। सुंदरता और बनावट पर एक सीधी टिप्पणी। फिर वायोला ड्यूक के प्रेम का जोरदार वर्णन करती है और फिर वो प्रसिद्ध भाषण देती है, मेरे लिए अपने गेट पर एक विलो कैबिन बनाओ। अनजाने में अपने खुद के प्रेम का इजहार कर देती है। और नतीजा, ओलिविया ड्यूक को तो मना कर देती है, लेकिन उसे सिजेरियो से प्यार हो जाता है पहली नजर में। हाँ, और वो मालवोलियो को सिजेरियो के पीछे एक अंगूठी लेकर भेजती है, ये बहाना बनाकर कि सिजेरियो भूल गया था। ओलिविया यहाँ थोड़ी आवेग में काम करती है, भाग्य के भरोसे। और तभी कहानी हमें वापस समुद्र तट पर ले जाती है। एक्ट 2 शुरू होता है। और एक बड़ा खुलासा, सेबेस्टियन, वायोला का भाई, जिंदा है। क्या बात है। उसे एंटोनियो नाम के एक समुद्री कप्तान ने बचाया है, और एंटोनियो का सेबेस्टियन के प्रति जो स्नेह है वो दोस्ती से कुछ ज्यादा गहरा लगता है। हाँ, एंटोनियो का किरदार वफादारी और शायद उस जमाने के हिसाब से समान लिंगी आकर्षण के पहलू भी लाता है। सेबेस्टियन अपनी असली पहचान बताता है, अपना वंश बताता है। उसे अब भी लगता है कि वायोला डूब गई है। उधर मालवोलियो वायोला, जो सिजेरियो बनी हुई है, को अंगूठी देता है। वायोला पहले तो हैरान होती है, फिर पूरी स्थिति समझ जाती है। अरे, ओलिविया मुझसे प्यार करने लगी है। वो कहती है, मैं ही वो आदमी हूँ। और फिर वो उलझन पर विचार करती है। ओलिविया सिजेरियो से प्यार करती है, ड्यूक ओलिविया से, और वो वायोला ड्यूक से। वो कहती है, उस समय तुम्हें ही इसे सुलझाना होगा, मैं नहीं। वो इस पहचान की उलझन में पूरी तरह फंस गई है। इस बीच ओलिविया के घर में देर रात की मस्ती चल रही है। सर टोबी, सर एंड्रू और फेस्टे शराब पी रहे हैं, गाने गा रहे हैं, ओ मिस्ट्रेस माइन। तभी मैलवोलियो आता है और उन्हें बुरी तरह डांटता है। उनके शोर शराबे को बिल्लियों की तरह कैं कैं करना कहता है। यहीं पर सर टोबी का वो मशहूर संवाद आता है, क्या तुम सोचते हो क्योंकि तुम गुणी हो तो अब दुनिया में केक और शराब नहीं होंगे? ये सिर्फ एक मजाकिया लाइन नहीं है, ये जीवन जीने के दो अलग अलग नजरियों का टकराव है। संयम बनाम आनंद। मालवोलियो के इसी व्यवहार से चिढ़कर मारिया एक योजना बनाती है। वो ओलिविया की लिखावट की नकल करके एक प्रेम पत्र लिखेगी और उसे ऐसी जगह गिरा देगी जहां मालवोलियो को मिले। पत्र में ऐसा लगेगा कि ओलिविया मालवोलियो से प्यार करती है और उससे कुछ अजीब चीजें करने को कहेगी। पीली स्टॉकिंग्स पहनना, क्रॉस गार्टर लगाना, जो समय फैशन में नहीं थे और शायद प्यूरिटन लोगों से जुड़े थे जिनका शेक्सपियर शायद मजाक उड़ा रहे थे, और लगातार मुस्कुराना। सर टोबी, एंड्रू और फेबियन, ओलिविया के एक और नौकर, इस योजना पर बहुत खुश होते हैं। ये मैलवोलियो के आत्म प्रेम का फायदा उठाने की कोशिश है। एक और दृश्य में ड्यूक और सिजेरियो, वायोला प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं। फेस्टे एक उदास गाना गाता है, कम अवे डेथ। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के प्रेम की प्रकृति पर वो प्रसिद्ध बहस होती है। ड्यूक दावा करते हैं कि पुरुषों का प्रेम ज्यादा गहरा होता है। वायोला इसका विरोध करती है, अपनी बहन की कहानी सुनाती है जिसने कभी अपना प्रेम नहीं बताया लेकिन सोच में घुलती रही, धैर्य की मूर्ति की तरह दुख पर मुस्कुराती हुई। ये असल में वायोला की अपनी कहानी है, छुपे हुए शब्दों में। और अंत में वो रहस्यमय पंक्ति कहती है, मैं अपने पिता के घर की सभी बेटियां हूं और सभी भाई भी। और फेबियन छिप कर देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं। मालवोलियो पत्र पढ़ता है और खुद को धोखे में रखता है। वो MOAI अक्षरों का अर्थ निकालने की कोशिश करता है और मान लेता है कि ये उसी के लिए है। ये दिखाता है कि हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं ना। बिल्कुल। वो पत्र के निर्देशों का पालन करने का संकल्प लेता है, मुस्कुराएगा, पीली स्टॉकिंग्स पहनेगा, क्रॉस गार्टर्स लगाएगा और घमंडी व्यवहार करेगा। एक्ट 3 में चीजें और उलझती हैं। वायोला सिजेरियो के भेष में बड़ीचे में फेस्टे से मिलती है और दोनों के बीच फिर से चतुराई भरी बातें होती हैं। वायोला फेस्टे की बुद्धि की प्रशंसा करती है। इसके बाद वायोला की ओलिविया से दूसरी मुलाकात होती है।
इस बार ओलिविया खुलकर अपने प्यार का इजहार करती है। वायोला विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से उसे मना कर देती है। मेरे पास एक दिल है और वो किसी महिला का नहीं है। फिर से दोहरा अर्थ। उधर सर एंड्रू ओलिविया को सिजेरियो पर मेहरबानी करते देख जल भुन जाता है। सर टोबी और फेबियन उसे यकीन दिलाते हैं कि ओलिविया ऐसा उसे उकसाने के लिए कर रही थी। वे सर एंड्रू को सिजेरियो को द्वंद्व युद्ध ड्यूल के लिए चुनौती देने के लिए उकसाते हैं, चुनौती पत्र लिखवाते हैं जो बहुत ही हास्यास्पद है। टोबी की योजना पत्र देने की नहीं बल्कि दोनों लड़ने वालों को एक दूसरे की वीरता के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताने की है ताकि दोनों डर जाएं। और अब मालवोलियो की बारी आती है। वो ओलिविया के सामने आता है, मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराता हुआ, पीली स्टॉकिंग्स और क्रॉस गार्टर पहने हुए, और पत्र के वाक्य दोहराता है। ओलिविया को लगता है कि वो पागल हो गया है। ये तो गर्मियों का पागलपन है, वो कहती है। टोबी, मारिया और फेबियन इस पागलपन का फायदा उठाते हैं। वे पागल मालवोलियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उस पर भूत सवार हो और उसे एक अंधेरे कमरे में बांधने की योजना बनाते हैं। ये मजाक अब थोड़ा क्रूर होने लगता है ना? उस जमाने में कथित पागलों के साथ ऐसा ही सलूक होता था। कहानी वापस सेबास्टियन और एंटोनियो पर आती है। वे इलेरिया पहुंचते हैं। एंटोनियो सेबास्टियन को अपना पर्स देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि वो खुलेआम न घूमे। हाँ, क्योंकि उसने पहले ड्यूक ओर्सिनो के जहाजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे एलिफेंट नाम के सराय में मिलने का तय करते हैं। एंटोनियो की वफादारी देखिए। अब आता है द्वंद्व युद्ध का दृश्य। सिजेरियो, वायोला और सर एंड्रू दोनों ही लड़ने से डर रहे हैं, क्योंकि सर टोबी ने दोनों को दूसरे की बहादुरी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता दिया है। तभी एंटोनियो आता है और सिजेरियो, जिसे वो सेबास्टियन समझ रहा है, का बचाव करने के लिए तलवार निकाल लेता है। उसी समय अधिकारी आकर एंटोनियो को उसके पुराने अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं। एंटोनियो सिजेरियो वायोला से अपना पर्स वापस मांगता है। वायोला, जो उसे नहीं जानती, अपने पास से आधा पैसा देने की पेशकश करती है। एंटोनियो को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो चिल्लाता है, ओह ये देवता कितना नीच निकला, तुमने सेबेस्टियन अच्छी शक्ल को शर्मसार किया है। वायोला उलझन में है, लेकिन जब वो सेबेस्टियन नाम सुनती है तो उसे उम्मीद की किरण दिखाई देती है। कल्पना सच साबित हो कि प्यारे भाई, तुम्हें मेरे बदले समझा जा रहा है। ये एक अहम मोड़ है। अब वायोला को लगता है कि उसका भाई जिंदा हो सकता है। एक्ट 4 में भ्रम और तेज होता है। अब असली सेबेस्टियन इलेरिया में घूम रहा है। उसका सामना फेस्टे से होता है, जो उसे सिजेरियो समझकर ओलिविया के पास ले जाने की कोशिश करता है। सेबेस्टियन उसे पैसे देकर भगा देता है। तभी सर एंड्रू सेबेस्टियन को ढूंढ लेता है और सिजेरियो समझकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन सेबेस्टियन लड़ने में माहिर है। वो जोरदार जवाब देता है। सर टोबी बीच बचाव करता है। ओलिविया आती है, सर टोबी को डांटती है और तुरंत सेबेस्टियन को, जिसे वो सिजेरियो समझ रही है, जो आखिरकार मान गया है, अपने घर ले जाती है। सेबास्टियन हैरान है लेकिन तैयार है। वो कहता है, अगर सपने देखना ऐसा होता है तो मुझे सोने दो। उसे समझ नहीं आया कि ये खूबसूरत महिला उस पर इतनी मेहरबान क्यों है। दूसरी तरफ मालवोलियो के साथ मजाक जारी है। अंधेरे कमरे में फेस्टिस सर टोपास नाम के पादरी का भेष बनाकर उसे सताता है। अंधेरे और अज्ञानता पर उनकी बातचीत मजेदार है लेकिन गहरी भी। मैं कहता हूँ, अज्ञानता के सिवा कोई अंधेरा नहीं है। पाइथागोरस के आत्माओं के पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी बात होती है, शायद उस समय के पढ़े लिखे दर्शकों के लिए एक अंदरूनी मजाक। मालवोलियो अपनी मानसिक स्थिति ठीक होने की दुहाई देता है। बाद में फेस्टे अपने असली रूप में लौटता है और मालवोलियो उससे रोशनी, कलम और कागज मांगता है ताकि वो ओलिविया को पत्र लिख सके। फेस्टे उसे और चिढ़ाने के बाद सहमत हो जाता है। ये दृश्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मजाक की सीमा कहाँ खत्म होती है और क्रूरता कहाँ शुरू। बगीचे में सेबेस्टियन अकेला है, खुद को यकीन दिला रहा है कि वो पागल नहीं है। ये हवा है, वो शानदार सूरज है। तभी ओलिविया एक पादरी के साथ आती है और वो सेबेस्टियन से उनके प्यार को सुरक्षित करने के लिए एक गुप्त सगाई का प्रस्ताव रखती है। और सेबेस्टियन वो सहमत हो जाता है। मैं इस भले आदमी के पीछे चलूंगा और तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये कितनी जल्दी हुआ। हाँ, पहचान का भ्रम और प्यार का आवेग मिलकर ये नतीजा लाते हैं। अब एक्ट वी, अंतिम चरण, सब कुछ सुलझने का समय। ड्यूक ओर्सिनो वायोला सिजेरियो के साथ आते हैं। एंटोनियो को लाया जाता है। ओर्सिनो एंटोनियो को पहचानता है। एंटोनियो बताता है कि कैसे उसने उस कृतज्ञ लड़के वायोला की ओर इशारा करते हुए को बचाया और कैसे उसे पर्स देने से इनकार कर दिया गया। ओलिविया आती है और ओर्सिनो को फिर से अस्वीकार कर देती है। ओर्सिनो ओलिविया का सिजेरियो के प्रति स्नेह देखकर गुस्से में सिजेरियो को धमकी देता है। वायोला ओर्सिनो के प्रति अपनी वफादारी घोषित करती है। तभी ओलिविया
सिजेरियो से अपनी सगाई का खुलासा करती है। सिजेरियो, पति, रुको। पादरी समारोह की पुष्टि करता है। ओर्सिनो को सिजेरियो से धोखा महसूस होता है। तभी सर एंड्रू और सर टोबी घायल अवस्था में आते हैं और सिजेरियो को दोष देते हैं। भ्रम अपने चरम पर। और फिर चरमोत्कर्ष, सेबेस्टियन प्रवेश करता है। सब भ्रमित। एक चेहरा, एक आवाज, एक पोशाक और दो व्यक्ति। एंटोनियो सेबेस्टियन को पहचान लेता है। फिर जुड़वां भाई बहन के पहचान का दृश्य आता है। वे एक दूसरे से अपने पिता, भौं पर तिल, पिता की मृत्यु के बारे में सवाल पूछते हैं। और अंत में पहचान हो जाती है। वायोला अपनी स्त्री पहचान बताती है और कहती है कि कैप्टन के पास उसके लड़की के कपड़े हैं। अब सब कुछ सुलझ जाता है। ओर्सिनो अपना स्नेह वायोला की ओर मोड़ लेता है। तुम्हारे मालिक की मालकिन? ओलिविया स्वीकार करती है कि उसकी शादी सेबेस्टियन से हुई है। अद्भुत। सेबेस्टियन पुष्टि करता है। 2 शादियों का रास्ता साफ। लेकिन एक कहानी बाकी है। मालवोलियो। फेस्टे मालवोलियो का पत्र लाता है। फेबियन पत्र पढ़ता है जिसमें मालवोलियो अपने साथ हुए अन्याय और ओलिविया के पत्र का विरोध करता है। ओलिविया को एहसास होता है कि यह मारिया की लिखावट और साजिश थी। फेबियन कबूल करता है कि ये साजिश उसने टोबी और मारिया ने मिलकर रची थी। मालवोलियो गुस्से में बदला लेने की कसम खाकर चला जाता है। मैं तुम सबके पूरे झुंड से बदला लूंगा। उसका गुस्सा नाटक के सुखद अंत में एक खटास घोल देता है और सीनो उसे शांत करने के लिए किसी को भेजता है। तो हमने देखा नाटक के मुख्य सूत्र: गलत पहचान, उलझे हुए प्रेम संबंध और हास्य उपकथा। हाँ, और कुछ मुख्य विषय भी स्पष्ट दिखे। दिखावा बनाम वास्तविकता, प्रेम की प्रकृति, कभी चंचल, कभी स्थिर, कभी अत्यधिक, है ना? बिल्कुल। और पागलपन का थीम बनावटी, वास्तविक, प्रेम जनित और सामाजिक व्यवस्था बनाम मौज मस्ती का टकराव। ये नाटक आज भी इतना प्रासंगिक क्यों लगता है? शायद इसके हास्य, रोमांस और मानवीय कमजोरियों के मिश्रण के कारण। अभिमान, मूर्खता, प्रेम की उलझन, ये सब हमें आज भी देखने को मिलता है। सही कहा। और पहचान खुलने पर आने वाले वो आह क्षण भी महत्वपूर्ण है। एक अंतिम विचार। नाटक का अंत शादियों से होता है, जो मुख्य संघर्षों को सुलझा देती हैं। लेकिन मालवोलियो, वो गुस्से में और असंतुष्ट होकर चला जाता है। हाँ, ये अनसुलझी कड़वाहट उत्सव कॉमेडी की सीमाओं के बारे में क्या बताती है? क्या कठोर व्यावहारिक चुटकुलों के परिणाम हमेशा हल्के होते हैं? क्या वास्तव में सभी को खुशहाल अंत मिलता है? ये एक सवाल है जो नाटक छोड़ जाता है। हमारे साथ शेक्सपियर के इस बेहतरीन नाटक की परतों को खोलने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल स्टोरी ऑर्बिट को सब्सक्राइब भी करें।